टैली प्राइम में जीएसटी इनवॉइस बनाने में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक। ये टैली प्राइम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। टैली में जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे F11। F11 में आपको टैक्सेशन के फीचर नजर आएंगे और यहां से आपको नजर आएगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ऑप्शन आपको क्या करना है, यस, यानी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में जब भी आप वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसका नाम है जीएसटी। यस करने के बाद आपके सामने जीएसटी डिटेल्स के नाम से एक पेज ओपन होता है और इस पेज में आपको कुछ जीएसटी से संबंधित डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूं और फिल करता जाता हूं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, हमें अपने आप को जीएसटी के लिए गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट का मतलब है कौन से स्टेट में आपका बिजनेस है या फिर कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको डालना है कि आपने अपनी फर्म को रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या फिर कंपोजिशन स्कीम में। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूं। रेगुलर में वो सभी फर्म आती है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। टर्नओवर का मतलब होता है साल भर की खरीद बेच। अगर किसी कंपनी या किसी फर्म की खरीद बेच साल भर की 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है रेगुलर स्कीम में। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है कंपोजिशन स्कीम में। पहले मैं आपको रेगुलर का काम सिखाऊंगा, उसके बाद हम कंपोजिशन का काम सीखेंगे। तो पहले हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यानी अगर आपकी कंपनी इंडिया से बाहर की है तो आपको यह ऑप्शन यस करना है, नहीं तो इसको एट इज इट नो रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जब आपने अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया है तो गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जो भी रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उनमें उसमें टोटल 15 डिजिट होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं ये तो होते हैं आपका स्टेट का कोड, यानी जिस स्टेट से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो स्टेट आपको उस स्टेट का कोड आपको शुरू के 2 डिजिट में मिल जाता है। उसके बाद आपको आपका जो पैन कार्ड है उसके 10 डिजिट मिलते हैं। यहां हम पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं और लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल कोड होते हैं, ये हम कुछ भी डाल देते हैं। अभी मैंने आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है ये एक डमी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देखो आपको वार्निंग दे रहा है द कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज इनवैलिड। कोई नहीं, हमने वैसे भी इनवैलिड डाला है। उसके बाद ऑप्शन पूछ रहा है कि आपकी जो GSTR1 है वो किस तरीके से फाइल होती है। अब ये GSTR1 क्या है, तो GSTR1 एक रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपनी टोटल सेल का डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। GSTR1 एक रिटर्न का नाम है जिसमें हम अपनी टोटल सेल का डेटा किसको प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट को। अगर आपने रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ये मंथली जाती है, अगर आपने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ये क्वार्टरली जाती है। अभी हम इसको मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जीएसटी यूजर नेम में जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको वहां से यूजर नेम मिलता है, वो आपको यूजर नेम यहां पर डालना है। उसके बाद ऑप्शन आता है मोड ऑफ फिलिंग। तो मोड ऑफ फाइलिंग के अंदर अगर आप कंपनी हो तब तो आपको सेलेक्ट करना है डीएससी। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आपको सेलेक्ट करना है डीएससी फॉर्मेट। और इंडिविजुअल के केस में कौन सा मोड ऑफ फाइलिंग लेना है, ईवीसी। तो यहां हम एक इंडिविजुअल का ही काम सीख रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूं, ईवीसी।
उसके बाद ऑप्शन आता है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। अभी हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे, मैं आपको आगे इसका यूज समझाऊंगा, इसका यूज कब होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ई वे बिल डिटेल। ई वे बिल का मतलब क्या होता है? ई वे बिल का मतलब है जब भी आप किसी कस्टमर को 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू का बिल बनाओगे तो जीएसटी पोर्टल की साइट से आपको उसे एक बिल बनाकर देना है, जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल। इसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मैं एट डिजिट रख रहा हूं और कंट्रोल ए दबा के हम इसको क्या कर देते हैं, सेव। सेव करने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर्स। तो लेजर्स बनाने के लिए हम चलते हैं मास्टर्स, और मास्टर्स में आपको क्रिएट का ऑप्शन नजर आ रहा है। क्रिएट से आपको ऑप्शन नजर आएगा लेजर्स। लेजर्स पे हम जाएंगे और हम बनाएंगे जीएसटी के लेजर्स। लेजर बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अभी जीएसटी की केवल दो रेट्स चल रही है, 5% और 18%। हम ये मान के काम कर रहे हैं कि हम जो चीज़ सेल करते हैं वो 5% वाली है, मतलब हम 5% वाली चीज़ परचेज करते हैं और 5% वाली चीज़ सेल करते हैं। परचेज के लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे परचेज जीएसटी @5% अंडर परचेज अकाउंट। अगर आपको 18% वाला लेजर बनाना होता तो भी बिल्कुल सेम तरीके से बनता। उसमें आपको क्या लिखना पड़ता, परचेज जीएसटी @18%। उसके बाद देखो टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, ये भी आपको अभी नॉट एप्लीकेबल रखना है। इसका भी एक अलग से यूज होता है जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को आपको क्या करना है, एप्लीकेबल। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है HSN SAC रिलेटेड डिटेल्स। अब ये HSN और SAC क्या होते हैं? HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी जितनी भी वस्तुएं हम सेल और परचेज करते हैं उनको गवर्नमेंट एक सेपरेट नंबर देती है जिसको हम बोलते हैं HSN। ये 4 डिजिट के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं और 8 के भी होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे और आपके टर्नओवर पे। उसके अलावा एसएसी की फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी जब आप सर्विस सेल करते हो उस केस में गवर्नमेंट आपकी सर्विस को एक कोड नंबर देती है जिसको हम बोलते हैं एसएसी। अगर मैं यहाँ पर सर्विस परचेज कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर एसएसी की डिटेल डालनी पड़ती और वो लेजर के अंदर ही डलती, लेकिन मैं एक वस्तु खरीदूंगा तो इसलिए मुझे HSN की डिटेल यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा तब मैं वहाँ पर HSN की डिटेल डाल दूंगा। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल। इसको हम यहाँ से स्पेसिफाई कर देंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। जो हमारी वस्तु है वो टैक्सेबल वस्तु है इसलिए हम टैक्सेबल लेंगे। अगर जो वस्तु हम परचेज कर रहे हैं वो टैक्स फ्री होती तो उस केस में हम लेते एग्जेम्प्ट। देखो एग्जेम्प्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन हम जो वस्तु परचेज कर रहे हैं वो टैक्सेबल है तो यहाँ से हम टैक्सेबल ले लेंगे। कितने % टैक्सेबल है? 5% टैक्सेबल है, 5% ले लेंगे। गुड्स है या सर्विस है? अभी मैंने आपको बताया मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ इसलिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, गुड्स। इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। जीएसटी में जब भी आप गुड्स परचेज करके लाते हो तो सामने वाली पार्टी भी आपसे टैक्स वसूलती है। जो टैक्स आप सामने वाली पार्टी को देकर आते हो उसको हम बोलते हैं इनपुट, और जो आप सेल के टाइम जीएसटी वसूलते हो उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो अभी हम परचेज करके ला रहे हैं तो परचेज के साथ जो टैक्स हम दे के आए होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। तो इनपुट के लेजर हम बना लेते हैं इनपुट CGST @2.5%। अब ये CGST क्या है? CGST का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी। जब भी आप अगर आपने जो वस्तु खरीदी है वो आपने अपने ही स्टेट से खरीदी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने कोई वस्तु राजस्थान के अंदर ही खरीदी है और मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान का ही है, तो मेरा जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बराबर के 2 पार्ट्स। यानी अगर 5% है तो हम उसको 2.5% CGST और 2.5% SGST के लेजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
इनपुट CGST एट द रेट 2.5% मैंने बना दिया। जितने भी टैक्स के लेजर होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं ड्यूटीजेन टैक्स में। एंटर दबाएंगे और यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, GST। यहाँ से हम क्या लेंगे, CGST। C का मतलब होता है सेंट्रल, 2.5%। यानी मैं जो टैक्स दे के आया हूँ 5%, उसमें से आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है। और मैंने जो गुड्स परचेज किया है वो राजस्थान के अंदर से ही किया है। अगर हम स्टेट के अंदर ही गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो जो हमारी GST है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड जाती है। एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब जो टैक्स का हिस्सा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, CGST और SGST। अभी मैंने CGST का लेजर बना लिया, अब हम बनाएंगे SGST का। SGST एट द रेट 2.5%। अगर हम आउट ऑफ स्टेट से परचेज करते तो उस केस में क्या होता, वो हम इंटर स्टेट के काम में सीखेंगे। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो लोकल सेल परचेज सिखा रहा हूँ। लोकल सेल परचेज का मतलब है मैं अपने स्टेट में ही परचेज कर रहा हूँ और अपने स्टेट में ही सेल करूँगा। जब भी हम लोकल सेल परचेज करते हैं तो GST की रेट 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक SGST बन जाती है और एक CGST बन जाती है। यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, GST, और यहाँ से SGST 2.5%। ये हमने परचेज के लेजर बना लिए, यानी जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो ये सारे के सारे लेजर्स हमारे काम में आएंगे। परचेज के साथ क्या लगेगा, इनपुट। अब हम सेल के भी लेजर बना लेते हैं। सेल्स GST एट द रेट 5%। यानी हम जो वस्तु बेचेंगे वो कितने परसेंट वाली है, 5% वाली है, इसलिए मैंने लिखा सेल GST एट द रेट 5%। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से अभी आपको लेना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। सेम चीज़ आपको रिवाइज करनी है जो आपने अभी परचेज के लेजर में की थी। यहाँ से हम गुड्स ले लेंगे। सेल के साथ क्या लगेगा, आउटपुट, और हम अपने स्टेट में ही सेल कर रहे हैं इसलिए जो हमारा टैक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, SGST और CGST। S का मतलब होता है स्टेट और C का मतलब सेंट्रल। जितने भी टैक्स के लेजर होते हैं वो सारे किस में जाएंगे, ड्यूटीजेन टैक्स। यहाँ से GST सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से SGST 2.5%, और एक मैं बना लेता हूँ आउटपुट CGST एट द रेट 2.5%। यहाँ से GST, C का मतलब सेंट्रल। तो ये हमने परचेज और सेल के लेजर बना लिए। जब हम परचेज करेंगे तो परचेज वाले लेजर काम में लेंगे और जब हम सेल करेंगे तो सेल वाले लेजर काम में लेंगे। परचेज के साथ इनपुट यूज होगा, सेल के साथ आउटपुट यूज होगा। अब हम लेजर की विंडो से बाहर आते हैं और अब हम बनाते हैं एक स्टॉक आइटम, यानी जो चीज़ हम परचेज सेल कर रहे हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पैक्ड पनीर। ब्रैकेट में मैं इसकी क्वांटिटी भी लिख देता हूँ। कितने ग्राम की पैकिंग है, 200 ग्राम की। और यहाँ से हम इसको डाल देते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। ये जाएगा पीसेस के अकॉर्डिंग। इसको रखेंगे एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल। अब देखो अब क्या पूछ रहा है आपसे, HSN की डिटेल। HSN का मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये HSN कोड मिलता है स्टॉक आइटम के केस में। जब आप गुड्स सेल परचेज करते हो तो HSN मिलता है, जब आप सर्विस सेल परचेज करते हो तो SAC मिलता है। तो हम इसको एक HSN कोड दे देते हैं, स्पेसिफाई डिटेल 2334। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे फूड प्रोडक्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। इसमें आपको वही चीज रिवाइज करनी है जो आपने परचेज और सेल के लेजर में की थी। टैक्सेबल 5% और यहां से गुड्स। ठीक है, हमने स्टॉक आइटम भी बना लिया और लेजर भी बना लिया। अब हम करते हैं परचेज और सेल वाली एंट्री। तो परचेज करने के लिए हम जाएंगे वाउचर और यहाँ से यूज करेंगे F9 यानी परचेज का वाउचर।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप परचेज करोगे तो आपको ये देखना है कि आपने आइटम इनवॉइस एक्टिवेट कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर आपने आइटम इनवॉइस एक्टिवेट नहीं कर रखा तो चेंज मोड में जाके आपको कौन सा इनवॉइस एक्टिवेट करना है, आइटम इनवॉइस। यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, FZ1H। पार्टीज अकाउंट नेम, पार्टीज अकाउंट नेम में आपको वो पार्टी सेलेक्ट करनी है जिससे आप परचेज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैश परचेज कर रहे हो तो आपको कैश सेलेक्ट करना है। अगर आप उधार परचेज कर रहे हो तो आपको उस पार्टी का नाम लेना है जिस पार्टी से आपने उधार परचेज किया है, और वो पार्टी आपकी ऑलवेज कौन होगी, क्रेडिटर। अभी मैं आपको कैश में परचेज करना सिखा रहा हूँ। रिसिप्ट की डिटेल को अभी हम खाली रख रहे हैं, कंट्रोल ए से मैं स्किप कर रहा हूँ। पार्टी डिटेल्स, पार्टी डिटेल के अंदर आपको सप्लायर का नाम डालना है कि किस सप्लायर से आपका बिल बन के आ रहा है। स्टेट में राजस्थान लेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी जिस पार्टी से आपका बिल बन के आ रहा है वो पार्टी रेगुलर में है या कंपोजिशन में है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वो पार्टी जिससे आप गुड्स परचेज करोगे अगर उसने आपको जीएसटी का इनवॉइस बना के दिया है तो वो ऑलवेज रेगुलर ही होगी, क्योंकि कंपोजिशन वाली पार्टी और अनरजिस्टर्ड पार्टी कभी भी जीएसटी का बिल नहीं बना सकती। जीएसटी का बिल कौन बना सकता है, केवल जिसने अपने आप को रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो ही जीएसटी का बिल बना सकता है। मतलब वो ही आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है जिसने अपने आप को रेगुलर के केस में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेगुलर, और उस पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से डालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है आपकी जो सप्लाई है वो कहाँ पर हो रही है। तो सिंपल सी बात है, हम राजस्थान में ही सप्लाई ले रहे हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे परचेज जीएसटी @5%। नेम ऑफ आइटम, जो हमने स्टॉक आइटम बनाया था वो स्टॉक आइटम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी पूछी जा रही है, क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी डालना है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। जैसे मैं 500 पीस परचेज कर रहा हूँ और 60 रुपीज़ एक पीस की रेट है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए आपको एंटर दबाएंगे और एक बार और एंटर दबाएंगे, यानी 2 बार एंटर दबाना है। 2 बार एंटर क्यों, क्योंकि अगर आप सिंगल बार एंटर दबाओगे तो आपसे स्टॉक आइटम पूछेगा, जबकि हम तो केवल एक ही चीज़ परचेज कर रहे हैं। इसलिए आपको 2 बार एंटर दबाना है, जिससे आपके सामने लेजर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे। अब देखो परचेज के साथ क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। अगर हम सेल करेंगे तो सेल के साथ क्या लगेगा, आउटपुट लगेगा। अभी हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज के साथ मैं कौन से लेजर अप्लाई करूंगा, जीएसटी वाले। कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये सब करने के बाद हम इस एंट्री को करवा देते हैं एक्सेप्ट, और ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई कंप्लीट। अब जैसे मुझे करना है किसी पार्टी को सेल, तो सेल करने के लिए हम जाएंगे F8 के वाउचर में, और F8 के वाउचर में हम यूज करेंगे आइटम इनवॉइस, जो कि हमारे पास पहले से ही एक्टिवेटेड है। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो मैं आपको अभी बता चुका, चेंज मोड से जाके आप आइटम इनवॉइस एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में फ़र्क क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में क्या फ़र्क है। अभी हम आइटम इनवॉइस में वर्क करना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आइटम इनवॉइस एक्टिवेट कर रखा है। हम कैश में ही सेल कर रहे हैं किसी भी पार्टी को। अब देखो कैश के केस में यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है हम किसको सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर सकते हैं, हम रेगुलर को भी सेल कर सकते हैं और कंपोजिशन को भी सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड है, हम तो बिल बना के देंगे। हमारे तरफ से तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, हमें उससे आउटपुट लेना ही लेना है। तो इसलिए परचेज के केस में तो ऑलवेज रेगुलर आएगा, लेकिन सेल के केस में इनमें से कोई भी आ सकता है, क्योंकि हम जिसको भी बेचेंगे हम उससे जीएसटी चार्ज करेंगे, चाहे सामने वाली पार्टी कंपोजिशन में हो, चाहे रेगुलर में हो, चाहे अनरजिस्टर्ड में हो। क्यों, क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड है, हम तो जीएसटी चार्ज करेंगे ना। तो यहाँ से मैंने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम सेल जीएसटी @5%, ये वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बनाना सीखा था। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपको
वो स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है जो आप सेल कर रहे हो। हमने अभी स्टॉक आइटम ना रखा है 5% वाला पैक्ड पनीर, इसके 500 पीस हमने अभी परचेज किए थे, इसमें से 400 पीस हम सेल कर देते हैं। 60 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, 65 रुपये के हिसाब से हम बेच देते हैं। और इस पे भी हमें आउटपुट लगाने के लिए यहाँ से 2 बार एंटर दबाना है। 2 बार एंटर दबाने का रीजन मैं आपको समझा चुका। यहाँ स्पेस दबाकर आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से आउटपुट के लेजर सेलेक्ट करने हैं। आउटपुट कौन कौन से? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, क्योंकि जो हमारा 5% GST है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2.5% तो CGST के रूप में और 2.5% SGST के रूप में। बाकी टोटल तो इसका 5% ही होगा, आप टोटल करके देखोगे टोटल तो इसका 5% ही है। इसको भी हम करवा लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये मैंने आपको केवल GST का बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है। ये केवल उनके लिए जिन्होंने GST बिल्कुल यानी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमने जो भी काम किया है हमें उसकी रिपोर्ट देखनी है, तो रिपोर्ट देखने के लिए हम दबाएंगे एस्केप, और एस्केप दबाकर आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे स्टेशनरी रिपोर्ट और यहाँ से हम जाएंगे GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट में आपको GSTR1 और GSTR3B ये 2 ऐसी रिटर्न है जो हमें मंथली गवर्नमेंट के पास सबमिट करनी पड़ती है। ये दोनों रिटर्न ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है जब आप सही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और बिल्कुल पार्टी वगैरह सबकी सही डिटेल डाल के जब आप एंट्रीज करते हो तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल नज़र आएगी। अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाले थे वो कुछ भी मतलब ओरिजिनल नंबर नहीं थे, इसलिए ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होगी। बाकी जब आप ओरिजिनल डाटा से काम करोगे तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमने GST का केवल बेसिक पार्ट सीखा है, इसको हम और भी एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियोस आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।